विद्या के अभाव में मति नष्ट हुई, मति के अभाव में नीति नष्ट हुई, नीति के अभाव में गति नष्ट हुई, गति के अभाव से वित्त नष्ट हुई और वित्त के अभाव से शूद्रों का पतन हुआ। अकेले अज्ञान के कारण ही यह सब कुछ हुआ। दोस्तों, आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का नाम सब कोई जानते हैं। भारत के दलित, शोषित बहुजन समाज सामाजिक क्रांति के इतिहास में उनके अनन्य साधारण स्थान का, उनके सत्यशोधक आंदोलन के प्रभाव का महत्व धीरे धीरे क्यों न हो, परंतु आज समझने लगा है। राष्ट्रपिता फुले के समकालीन पुणे के एक कर्मठ ब्राह्मण विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने एक बार राष्ट्रपिता फुले के बारे में उपहास में कहा था कि फुले को कौन जानता है, उनका नाम तो सिर्फ ब्राह्मणा से हड़पसर, उस समय के पुणे शहर की जो शूद्र बस्तियां थी उनके तक ही सीमित है। आज कदाचित पुणे के ब्राह्मणों को भी विष्णु शास्त्री की याद नहीं आती होगी, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का नाम तथा उनके कार्य की महत्ता को भारत के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी गुलामगिरी पुस्तक की प्रस्तावना को रख रहे हैं। हम आज के वीडियो के अंदर बात करना चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब गुलामगिरी पुस्तक लिखी तो उस वक्त उस व्यवस्था पर क्या असर पड़ी थी और गुलामगिरी पुस्तक के बारे में उन्होंने हमें क्या बताना चाहा है। यह वो पुस्तक है जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी और उन्होंने गुलामगिरी के जरिए मनुस्मृति पर जो प्रहार किए थे वो देखने लायक थे और उस वक्त के जो ब्राह्मणी व्यवस्था थे उन पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया था। दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक वो ज्योतिबा फुले का मौलिक विचार है, तो इस माध्यम से हम यह पुस्तक आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने बहुजन साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल के अंदर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर हम ज्योतिबा फुले की इस पुस्तक के सभी भाग को दर्शाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रपिता फुले पहले भारतीय है जिन्होंने ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। इस संदर्भ में अनेक कार्यों में पहल करने का उन्हें श्रेय जाता है। 1848 में उन्होंने अछूतों के लिए भारत की पहली पाठशाला की स्थापना की। लड़कियों के नियमित पाठशाला की स्थापना करने वाले वे पहले भारतीय थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली भारतीय महिला अध्यापिका है। देश की पहली सायं पाठशाला की स्थापना भी उन्होंने 1855 में ही की थी। 1860 में उन्होंने विधवा पुनः विवाह आंदोलन का आरंभ किया। ब्राह्मणों की युवा विधवाओं की दुर्दशा देखकर और उनके परिवार के पुरुषों द्वारा उनके दुरुपयोग को देखकर उन्होंने इन विधवाओं के लिए तथा उनके नाजायज बच्चों के लिए पुणे शहर में एक अनाथालय खोला था। इतना ही नहीं तो ऐसे ही उनके अनाथालय में जन्मे एक ब्राह्मण विधवा के बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उसे अपना नाम दिया तथा उसका अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। सामाजिक क्रांति के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दूरदृष्टि तथा साहस, यह दो मौलिक गुण आवश्यक है। राष्ट्रपिता फुले इन दोनों गुणों से संपन्न थे। उन्होंने न केवल ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था बनाम हिंदू धर्म व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों की सत्यता को चुनौती दी, जिससे यह समाज व्यवस्था निर्माण होती है। उन्होंने ब्राह्मणों को इस बात के लिए दोष दिया कि उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए तथा शूद्र अतिशूद्र पर अपना प्रभुत्व टिकाने के लिए ही धर्म शास्त्रों के नाम पर इन मनगढ़ंत झूठी कहानियों की रचना की और इसीलिए ही उन्होंने शूद्रों के शिक्षा का अधिकार नकारा, ताकि वे इन धर्मशास्त्रों की असलियत को और ब्राह्मणों ने उनके साथ जो धोखेबाजी की है उसे न जान सके। राष्ट्रपिता फुले ने कहा था कि शूद्रों के विनाश का मूल कारण उनमें व्याप्त अज्ञान है, इसलिए उन्होंने अज्ञान के विरुद्ध एक प्रकार से जिहाद छेड़ा था और शूद्रों की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया।
इस संदर्भ में उनकी निम्नलिखित कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। राष्ट्रपिता फुले कहते हैं, विद्या के अभाव में मति नष्ट हुई। मति यानी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। मति के अभाव में नीति नष्ट हो जाती है और नीति के अभाव में गति यानी कि परिवर्तन नष्ट हो जाता है। गति के अभाव से वित्त नष्ट हुई। वित्त यानी अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के अभाव से शूद्रों का पतन हुआ और अकेले ऐसे ही अज्ञान के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। इसीलिए राष्ट्रपिता फुले शूद्र अति शूद्रों के बहुजन समाज में व्याप्त अज्ञान तथा धर्मांधता को दूर करने, उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना चाहते थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने जमाने में बड़ी वीरता दिखाते हुए इस समाज के लिए सदियों से बंद ज्ञान के द्वार खोल दिए। राष्ट्रपिता फुले के आंदोलन का लक्ष्य था भारतीय समाज की पुनः रचना करके समानता, न्याय और बंधुभाव के आधार पर एक नए समाज व्यवस्था का निर्माण करना। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हें संत कबीर और तथागत बुद्ध के साथ अपना गुरु माना था। वस्तुतः बाबा साहब ने एक बार ऐसा कहा था कि अगर इस धरती पर राष्ट्रपिता फुले जन्म नहीं लेते तो आम्बेडकर का भी निर्माण नहीं हो सकता था। राष्ट्रपिता फुले के आंदोलन को भारत की सामाजिक क्रांति के इतिहास में इतना विशेष स्थान है। 19वीं सदी में इस दिशा में उन्होंने पथ प्रदर्शक प्रयास किए थे और कदाचित इन्हीं कारणों से उनका जीवन चरित्र लेखन धनंजय कीर ने अपनी पुस्तक में उनका भारतीय समाज क्रांति के प्रणेता इन शब्दों में गौरव किया था। राष्ट्रपिता फुले उत्तम लेखक तथा साहित्यिक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक कविताएं, नाटक, कहानियों की रचना की। यह सब लेखन उन्होंने उसके आंदोलन के ध्येय, उद्देश्य तथा उनकी विचार सरणी को स्पष्ट करने के उद्देश्य से तथा जन साधारण लोगों को जागरूक करने के लिए ही किया। वे अंग्रेजी भाषा के उत्तम प्रकार से जानते थे। यही बात उनकी पुस्तक गुलामगिरी की अंग्रेजी प्रस्तावना तथा हंटर शिक्षा आयोग का निवेदन इससे प्रमाणित होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गुलामगिरी पुस्तक के अंदर क्या विशेषताएं थी और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से शूद्रों को क्या बताना चाहा था, जो आजकल के कई बहुजन समाज जो लोग हैं उनके इन पुस्तक से अवगत नहीं है। हमें अपने हर घर में यह पुस्तक लानी चाहिए, पढ़नी चाहिए और इसका तर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योतिबा फुले इस पुस्तक के माध्यम से अपने समाज को क्या बताना चाहते थे। दोस्तों, गुलामगिरी यह राष्ट्रपिता फुले की विशाल तथा समृद्ध ग्रंथ संपदा है। इस ग्रंथ में उन्होंने मौलिक ग्रंथता प्रदान की है और इसका प्रकाशन जून 1873 में हुआ था और प्रकाशन के साथ ही वह एक बहुत चर्चित तथा विवादास्पद ग्रंथ बन गया था। गुलामगिरी सही मायने में एक विस्फोटक ग्रंथ है और उसने अपने ज़माने में जो विस्फोट किया उसकी तीव्रता आज भी कम नहीं हुई है। इस ग्रंथ से राष्ट्रपिता फुले की मौलिक विचार सरणी, उनके आंदोलन के ध्येय, उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा राष्ट्रपिता फुले ने पहली बार ब्राह्मणी प्रभुत्व की तथा अंग्रेजी राज्य सत्ता में शूद्र अतिशूद्रों के शोषण की पोल खोल दी थी। इस ग्रंथ की कई विशेषता है। इनका अंग्रेजी नाम हम बात करें तो स्लेवरी इन द सिविलिजन ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द क्लॉक ऑफ ब्राह्मणिज्म ऐसा है। और इस पुस्तक की प्रस्तावना अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषा में लिखी है। उनके समय अमेरिका में निग्रो लोगों को दास्ता से मुक्त करने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उससे राष्ट्रपिता फुले बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने अपने इस ग्रंथ को उन लोगों को अर्पण किया था जिन्होंने अमेरिका के निग्रो लोगों को दास्ता से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। अपनी अर्पण पत्रिका में उन्होंने कहा था, यूनाइटेड स्टेट के सदाचारी लोग जिन्होंने निग्रो की गुलामी को अपनी दास्ता से मुक्त करने के संघर्ष में उदारता,
निरपक्षता तथा आत्मसमर्पण की भावना का प्रदर्शन किया। उन्हें मैं यह छोटी सी पुस्तक अर्पण करता हूँ और मेरे देश बांधव भी उनके इस प्रशंसनीय उपक्रम का अनुकरण करते हुए अपने शूद्र ब्राह्मणों को ब्राह्मणी गुलामी से मुक्त करने के कार्य में रुचि लेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक का प्रारंभ प्रख्यात कवि होमर के वचन से होता है, जिसमें उन्होंने कहा है, वह दिन जो मनुष्य को गुलाम बनाता है उससे उसके आधे सद्गुण छीन लेता है। इस ग्रंथ का लेखन राष्ट्रपिता फूले ने संवाद के रूप में किया है। गोडिम्बा नामक उनका एक अनुयायी था। गोडिम्बा उनसे प्रश्न पूछता है और वे स्वयं उसका उत्तर देते हैं। ऐसे इस पुस्तक की प्रश्नोत्तर के रूप में रचना की गई है। इस ग्रंथ के मूल 16 प्रकरण हैं। प्रथम 9 प्रकरणों में भारत में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का और 10 से 16 प्रकरणों में अंग्रेजी राज्य सत्ता के अंतर्गत भी शूद्रों अतिशूद्रों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, इन बातों का वर्णन किया गया है। उस समय इस पुस्तक की कीमत 12 आने थी और शूद्र अतिशूद्र के लिए यह केवल 6 आने थी। राष्ट्रपिता फूले ने अपने इस मौलिक ग्रंथ के पहले 9 प्रकरणों में ब्राह्मणी प्रभुत्व का वर्णन करते हुए यह प्रतिपादन किया है कि आर्यभट्ट यानी कि वर्तमान ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है, वे बाहर से आए हैं और उन्होंने यहाँ के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ लड़ाई की। वे आर्य, बहुत स्वार्थी, अत्यंत कपटी, अहंकारी तथा कर्मठ प्रवृत्ति के लोग थे। क्षत्रिय साहसी तथा शूर लोग थे। उन्होंने आर्यों का बड़ा मुकाबला किया, परंतु अंत में उनका पराभव हो गया और उन्होंने इन आर्यों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया। क्षत्रियों के सर्वोत्तम राजा बलि का हिमालय से श्रीलंका तक साम्राज्य था। उसका भी इन धूर्त तथा कपटी आर्यों ने अपने कपट नीति से पराजय किया। वर्तमान शूद्र अतिशूद्र का इन क्षत्रियों में ही समावेश होता है। बाद में इन धूर्त आर्यों ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वेद, पुराण तथा विष्णु के 10 अवतार आदि धर्मशास्त्रों की रचना की। वर्ण व्यवस्था की रचना में भी उन्होंने इसी उद्देश्य से की और अपने आप को देव वंश के घोषित करते हुए यहाँ के मूल निवासियों को दस्यु, असुर, राक्षस आदि नामों से संबोधित किया। उन्होंने इस पर अनेक प्रतिबंध लगाए। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से उन्हें वंचित किया गया। शूद्रों को अतिशूद्रों से छूने की मनाही की। वेद ईश्वर निर्मित है, मनुष्य निर्मित है। वेदों ने समाज का विभाजन किया है। चातुर्वर्ण का सिद्धांत एक मनगढ़ंत कहानी है और इसकी रचना शूद्रों के पतन के लिए और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के लिए ही की गई है। राष्ट्रपिता फूले ने अपने इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत की प्रशंसा की है और कहा है कि ब्राह्मणों ने गाय, भैंसों का मांस खाना, शराब पीना आदि बातों का त्याग करते हुए बुद्ध धम्म के कुल तत्वों का अपने वर्ताव में स्वीकार किया, शास्त्रों की पुनः रचना की और अंत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ क्रूर व्यवहार करके उसका विनाश किया। राष्ट्रपिता फूले का यह प्रामाणिक मत था कि भारत का प्राचीन इतिहास ब्राह्मण तथा अब्राह्मणों के संघर्ष की कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने अनेक ग्रंथों के बाद में राष्ट्रपिता फूले के विचारों का ही समर्थन किया है। इस ग्रंथ के क्रमांक 10 से 16 प्रकरणों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजी राज्य सत्ता के अंतर्गत भी शूद्र अतिशूद्रों का किस प्रकार शोषण हो रहा है, इसका वर्णन करते हुए कहा है कि अंग्रेजी राज्य सत्ता के कारण देश में पश्चिमी सभ्यता तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, परंतु इसका लाभ केवल उच्च वर्णीय लोग, विशेष रूप से ब्राह्मण ही ले रहे हैं। अंग्रेज सरकार उच्च शिक्षा पर अधिक बल दे रही है। इसके कारण ब्राह्मणों में एक उच्च शिक्षित नया वर्ग निर्माण हो गया, जो अंग्रेजों को शासन प्रशासन चलाने के लिए कार्य में नौकरशाही के रूप में सहयोग दे रहा है। धर्म के माध्यम से ब्राह्मण पुरोहितशाही और सरकार के माध्यम से ब्राह्मण नौकरशाही, ऐसे दोहरे शोषण चक्र में शूद्र अतिशूद्र फंस गए हैं। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से
अनुरोध किया कि वे शूद्रों की शिक्षा का प्रबंध करके उन्हें प्रशासन में उचित नौकरियां देकर इन शोषण से मुक्त करें, क्योंकि वर्तमान ब्राह्मण चाहे कितने भी उच्च शिक्षित हो, वे न इन शूद्र अतिशूद्र का कल्याण नहीं चाहते। अपने ग्रंथ लेखन का मूल उद्देश्य स्पष्ट करते हुए ज्योतिबा फुले ने कहा है कि इस ग्रंथ लेखन का मेरा उद्देश्य केवल मेरे शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों ने उनके साथ कैसे धोखेबाजी की है इतना बताना ही नहीं, बल्कि सरकार ने उच्च वर्णियों के शिक्षा को जो हानिकारक व्यवस्था की है उनके प्रति उनकी आंख खोलना भी है, जिनकी बंगाल के गवर्नर सर जॉर्ज कैम्पबेल ने भी कठोर आलोचना करते हुए कहा था कि यह व्यवस्था अत्यंत दुष्ट तथा सरकार के हित विरोधी है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द अपनी गलतियों को स्मरण कर ऐसे लोगों को केवल अपने वर्ग के हितों की दृष्टि से ही प्रश्न की ओर देखते हैं, उन पर विश्वास न करते हुए मेरे शूद्र बांधवों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का श्रेय लेगी, जिस गुलामी से ब्राह्मणों ने उन्हें सर्प की गेडरू के समान जकड़ रखा है। राष्ट्रपिता फुले के इस ग्रंथ लेखन को लगभग 116 साल हो गए हैं, परंतु दलित शोषित समाज की वर्तमान शोचनीय अव्यवस्था को देखते हुए 116 वर्ष के बाद भी उनके मौलिक विचार तथा उन्होंने वर्गों के शोषण का जो वर्णन किया है, यह सब कुछ आज भी उतना ही प्रासंगिक अनुभव होता है जितना वह पिछली सदी में था। दलित शोषित समाज अब तेजी गति से जागरूक हो ही रहा है, परंतु यह बढ़ती हुई जागृति उसे सामाजिक क्रांति के आंदोलन की ओर आकर्षित कर रही है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के कार्य का तथा उनके विचारों का महत्व भी आज लोग समझने लगे हैं। इसलिए पिछले 100 वर्षों में उपेक्षित रहे राष्ट्रपिता फुले के संबंध में तथा उनके साहित्य के बारे में आज सबसे अधिक जिज्ञासा है। 116 वर्ष के बाद राष्ट्रपिता फुले ने इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता अनुभव होना, यह बात का सामाजिक क्रांति आंदोलन विकास का एक प्रतीक है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। इसलिए इसका अनुवाद प्रकाशित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले की यह जो मूल पुस्तक है गुलामगिरी, वो मराठी और अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। डी.के. खारपड़े साहब ने इसका अनुवादन किया था और हमने आपके सामने वीडियो के माध्यम से यह अनुवाद रखा है। अगले वीडियो में हम गुलामगिरी पुस्तक के जो 16 प्रकरण है उसका 16 भागों में विभाजित करके आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन से भाग में ज्योतिबा फुले ने क्या अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन साथियों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो सत्य की खोज के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में गुलामगिरी के 16 भागों को लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जोहार।